अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूँ इसरार अहमद कसाना। सुप्रीम कोर्ट के हवाले से बड़ी ही अजीब किस्म की खबरें आ रही हैं और जो वहाँ पे एक डिवीज़न हमें नज़र आ रही है, वो बहुत ही ख़तरनाक है और उसकी वजह से हम देख रहे हैं कि एक जो आम तासुर पैदा हो रहा है, वो बड़ा नेगेटिव हो रहा है और हमने देखा कि कुछ जजेस के जो रिमार्क्स आए हैं, कुछ जजेस के बल्कि काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब ने तो जो कल उनका जो सुमो मोटो की हियरिंग हो रही थी एक हफ्ज़ कुरान के हवाले से, उसमें भी उन्होंने एक नया पेंडोरास बॉक्स खोल दिया। वो अब क्या हमें दिखाएगा और किस तरीके से हम इसको टैकल कर पाएँगे और क्या हमारी जो सुप्रीम कोर्ट है, वो मज़ीद फ्रैक्शस होगी? क्या उसमें मज़ीद दरारें हमें नज़र आएँगी? और क्या इसका इम्पैक्ट पड़ेगा पूरे सियासी मंज़रनामे पे और हमारी अदलिया के मुस्तकबिल के हवाले से? क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट इश्यू है। इसका ज़रा तज्ज़िया करेंगे और हमें जॉइन कर रहे हैं इस तमाम सूरत-ए-हाल का तज्ज़िया करने के लिए लाहौर से सीनियर सहाफ़ी हमारे बड़े भाई जनाब सोहेब मरगूब साहब। सोहेब भाई अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जनाब, क्या हाल है सर? अल्हम्दुलिल्लाह सोहेब भाई, ये जो सिलसिला चल निकला है, ये अचानक हुआ है या इसकी कुछ पीछे से प्लानिंग हो रही थी? क्योंकि हम देख रहे हैं कि ये जो उनका हमने जस्टिस मंदोखेल साहब का जो नोट आया, वो तो पिछले कोई 20-25 दिन पहले का लिखा हुआ है। तो वो अब आके उन्होंने क्यों शुरू किया? और उसके बाद फिर हमने जस्टिस फ़ाइज़ ईसा साहब के बारे में भी सुना कि उन्होंने भी कुछ इस तरह का अनाउंसमेंट किया। ये हो क्या रहा है जी सुप्रीम कोर्ट के अंदर? शुक्रिया सर, ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर वो कुछ हो रहा है, जो कुछ मतलब हम आवाम लोग करते हैं ना, उसी तरह का बस वहीं भी कुछ हो रहा है। देखिए सर, हुँ, बात ये है कि समझ ये आ रहा है हमें कि जो एक इंटरनेशनल प्रिंसिपल है, परसेप्शन है कि इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज़ नो एक्सक्यूज़। मैं हाँ। ये कहूँगा कि पाकिस्तान में इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज़ एन एक्सक्यूज़, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को ये नहीं पता कि जो 1980 में रूल्स बने थे, वो आज जाके उनके ऊपर क्लैरिटी पैदा हो रही है कि सुप्रीम कोर्ट को ये समझने में 42 बरस लगे कि अब उनके 1980 के रूल्स क्या है। आप देखें ना, इसी रूल्स के बारे में वो मोटो एक्शन लिए जाते रूल्स के वजह से, इसी रूल्स के बारे से सुप्रीम कोर्ट चलती रही। अब पता लगा कि वो सारे रूल ही ठीक नहीं थे या चीफ जस्टिस जो कुछ कर रहे थे वो सही नहीं था, वो रूल्स के मुताबिक नहीं था। तो जब से सुप्रीम कोर्ट को अपने रूल समझने में और आइन को समझने में 42 बरस लगे, तो मुझे कितने साल लगेंगे? मुझे तो एक मरते दम तक ये आइन कानून समझ नहीं आएगा। इसलिए सर, पहली बात, इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज एन एक्सक्यूज। दूसरी बात सर ये है कि 2 फैसले आए। अब मैं ये समझता हूँ, जिस पे मैंने अभी बहुत ज़्यादा गौर किया, वो ये है कि एक्चुअली सुप्रीम कोर्ट ने इस सुओ मोटो केस में 3 फैसले दिए हैं। लोग कह रहे हैं 2 फैसले दिए हैं, जजेस भी कह रहे हैं 2 फैसले दिए हैं, लेकिन हम चूँकि क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं, जैसा कि काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब ने फरमाया। तो ये 3 फैसले हैं, 2 जजेस वो थे अतर मीन अल्लाह साहब और जस्टिस आफरीदी साहब। इन दोनों जजेस ने ये करार दिया कि हम केस से कुछ में हमारा ये डिसीजन है और हमें रखें या ना रखें ये आपका डिस्क्रिशन है। उसके बाद बेंच को फॉर्मेट कर दिया, उनका डिसीजन आ गया। उन्होंने करारदाद, उन्होंने जो केस था वो मुस्तरद कर दिया कि हियरिंग यहाँ नहीं हो सकती सुप्रीम कोर्ट में, आप पंजाब में जाओ, मतलब लाहौर हाई कोर्ट में जाओ। एक डिसीजन ये हो गया जो फाइनल हो गया, जिसके बाद रिकॉन्स्टिट्यूशन हो गई बेंच की। उसके बाद दूसरा फैसला जो आपने भी कहा कि लिखा तो पहले गया था, अनाउंसमेंट उसकी एक सेंसिटिव टाइम पर हुई, जिस पर सदर मुमलिकत ने भी जियो को देते हुए कहा कि टाइमिंग एक अजीबो-गरीब है, जो हो रही है इस वक़्त। जैसे हुकूमत के बिल की टाइमिंग अजीबो-गरीब है, उसी तरह हम कहते हैं कि जी जो कोर्ट का फैसला है उसकी टाइमिंग अजीब है। और एक लिखा हुआ फैसला बाद में आया। अच्छा, ये दूसरा फैसला था। और तीसरा फैसला वो था जो उसको असल फैसला माना जा रहा है, जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है भी होते हैं, जिसमें 5 जजेस थे और जिसकी सरबराही की थी चीफ जस्टिस बंदयाल साहब ने। अच्छा, अब मेरी दानिश में 7 जजों में से 2 जजों ने फैसले दिए खुद को अलग करते हुए, रिट को मुस्तरद करते हुए। पहले ही केस में उन्होंने ये केसेस मुस्तरद कर दिए और उन्होंने कहा कि समाअत के लिए लाहौर हाई कोर्ट में जाओ, और वो ऑलरेडी केस पेंडिंग है। दूसरा फैसला ये आया जो अपना इनका था जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का, जिसमें उन्होंने कहा कि हम पुराने फैसले की सही तायद करते हैं, और उन्होंने जो दलाइल दिए, हमें ये नहीं पता कि इन दलाइल से वो जो 2 जजेस हैं वो इत्तेफाक करते हैं कि नहीं। अब देखें जी, उन्होंने जो फैसला दिया उसमें उन्होंने हवाले दिए अपना पीएलडी के उन केसेस के जो ऑलरेडी मुतनाज़ा हैं, मसलन मौलवी इकबाल हैदर है, उनके हवाले दिए। उनके बारे में मशहूर था कि उनसे केसेस दर्ज करवाए जाते थे कि आप आओ, हम केसेस करते हैं। अब मतलब सुनते हैं मौलवी इकबाल हैदर, आपको पता है बेनज़ीर को कॉर्नर करने के जी, लिए जी। इकबाल हैदर साहब और उनका जो ट्रस्ट था, अल-जहाद ट्रस्ट, वो बड़ा एक्टिव था। हाँ, हाँ, अच्छा, इसी बिल्कुल, तरीके से इस केस में हवाला दिया गया, जो नवाज शरीफ के खिलाफ 2 केसेस इमरान खान ने किए और इमरान खान के खिलाफ 2 केसेस नवाज शरीफ ने किए। ये दोनों केसेस मुतनाज़ हैं। अच्छा, फिर उसमें केस का रेफरेंस दिया गया
अपना इनका ये जो बेनज़ीर भुट्टो केस है, ये केस ऑलरेडी, इस पर भी एक फ्री कहता ठीक नहीं है डिसीजन, दूसरा इस पे भी तरकीब, मतलब ये जिन केसेस के रेफरेंस दिए गए वो सारे मुताद हैं। अच्छा, वो जो 2 जजों ने फैसला दिया बाद में, जिन्होंने इत्तेफाक के 4 जजों से, उसके बारे में भी ये देखे ना, उन्होंने हवाले दिए इंडियन कोर्ट्स के। अब इंडिया में तो सूबे हैं ही नहीं, इंडिया में कौन से सूबे हैं भाई? इंडिया में तो स्टेट्स हैं, और स्टेट की पावर जो है वो सूबों से कहीं ज्यादा है, जैसे अमेरिका में है और पाकिस्तान में प्रोविंसेस हैं। अब हम स्टेट के जो रूल्स हैं, उनकी जो अथॉरिटी है, उनकी जो पावर है, उनका जो इक़्तिदार है, इक़्तिदार आला है, उसको हम सूबाई इक़्तिदार आला के साथ टैली नहीं कर सकते। पहली गलती ये हो गई। दूसरी गलती ये हो गई उस केस में कि जब उन्होंने रेफरेंसेस दिए अमरीकी उसके केस रेफरेंसेस के किताबों के, तो वो कहाँ पाकिस्तान में वैलिड है? अब हमें जाके वहां पे पढ़ना चाहिए कि भाई उनके यहाँ कानून किस तरीके से नाफिज हो रहा है। अच्छा, वहां पे भी स्टेट्स हैं और वहां पे भी जो रियासतों के इख्तियारात हैं, वो सिवाय 2 या 3 इख्तियारात के बाकी सारे के सारे सूबों के पास है। वहां की हाईकोर्ट बड़ी स्ट्रांग है। अच्छा, नजरसानी केसेस पर वहां भी होती है, जैसे हम यहाँ डिस्कस भी करते रहे, और हाई कोर्ट भी चेंज करते रही है केसेस को। हाई कोर्ट में जेर समाअत केसेस सुप्रीम कोर्ट लेती रही है। एबॉर्शन के केसेस हैं, इस वक्त भी हाई कोर्ट में चल रहा है, जबकि सुप्रीम कोर्ट डिसीजन दे चुका हुआ है। इस वक्त भी रियासतें बिल जारी कर रही हैं, कानून बना रही हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट कई रियासतों के फैसले दे चुके हुए हैं। तो हमने एक पेंडोरा बॉक्स खोला दूसरे केस में। दूसरे केस में हमने ये देखा कि जब जस्टिस काजी फायद ईसा साहब ने फैसला दिया, 3 रुकनी बेंच था जिसमें जस्टिस शाहिद हमीद साहब ने इख्तिलाफी नोट दिया। अब इसके रूबरू था मामला पीएमडीसी के 20 नंबरों का, और ये भी सुओ मोटो एक्शन था। वो हाफिज़े कुरान वाला जी। अच्छा, इस कार्रवाई में सर अच्छी खासी हेयरिंग हो चुकी थी, और उस हेयरिंग के दौरान कहीं बीच में आया पिमरा, कि जी पिमरा ने जो है ना वो कानून बनाया हुआ है कि जिसमें वो कहता है कि जी अदलिया पे तनकीद नहीं हो सकती। तो दरमियान में वो ले आए शरीयत कोर्ट को, और फिर बीच में लाए, उन्होंने रेफरेंसेस दिए कुरान की आयत के, सूरह अहज़ाब के रेफरेंस दिए, सूरह अल बकरा के रेफरेंस दिए। अब इन 2 सूरतों में, इसके अलावा भी 2-3 सूरतों और इमाम अबू हनीफा का भी रेफरेंस है। अगर उनके नाम के साथ फैसले में इमाम लिख दिया जाता तो हम जरा ज्यादा खुश हो जाते, सिर्फ अबू हनीफा लिखने से मुतमईन नहीं हुए। इसी तरह अबू बकर का जिक्र है, अबू बकर के साथ अगर हजरत या खलीफा राशिद का लफ्ज आ जाता तो लोग मुतमईन हो जाते हैं। पता नहीं अबू बकर वो वाले हैं जो खुलफाए राशिदीन में सफ़े अव्वल पर थे, पहले मतलब ये बताना चाहिए। हाँ, तो या कोई और अबू बकर से, तो क्योंकि अबू बकर नाम के तो काफी लोग हो सकते हैं। तो सर एक तो उसमें ये। अच्छा, अब अगर उसमें इस्लामी तालीमात की रेफरेंस पे जजिस की कॉन्टेम्प्ट का फैसला करना है, तो मैं ये कहूंगा कि जजिस की इमारतें भी गलत हैं, क्योंकि मसाजिद में बैठते थे। जजिस जो फैसला जारी करते हैं शॉर्ट ऑर्डर, इस्लाम में कहाँ है शॉर्ट ऑर्डर? आपने तो मौके पे ही शॉर्ट ऑर्डर और लॉन्ग ऑर्डर मौके पे जारी होता था। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहाँ कोई शॉर्ट ऑर्डर किया, और कहाँ उसके 1 महीने बाद जो है उन्होंने लॉन्ग ऑर्डर किया, जिसका पता भी नहीं था कब जारी होगा। लेकिन ना 27 मार्च को 29 मार्च को जो डिसीजन जारी हुए, इनका कहाँ किसी को पता था कि ये 27 और 29 मार्च को ये ऑर्डर जारी होंगे? तो सर नंबर 1 कि इस्लाम में अगर हम इस्लामी रेफरेंसेस को वैलिड मान लें, तो शरीयत कोर्ट है जो सुप्रीम कोर्ट के बालातर होनी चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ शरीयत कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के बेंच की तरह ऑपरेट करती है, नीचे हाँ, बिल्कुल जिसमें सुप्रीम कोर्ट उसके फैसलों को तब्दील कर सकती है। तो ये कौन सी शरीयत है जो एंग्लो सेक्शन लॉ को बालादस्त कर देती है शरीयत में? तो अगर हम ये जो जस्टिस काजी फायद ईसा का फैसला, इसमें इस्लामी तालीमात के जिक्र को मान लें, तो फिर दहलीज़ें में जो दरबान खड़े हैं उनको हटा देना चाहिए, दहलीज़ें तोड़ देनी चाहिए। हज़रत उमर फारूक ने भी दहलीज़ें तोड़वा दी थी। और अपने असासे भी हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तरह शो करने चाहिए। ये और जो केसेस चल रहे हैं उसमें सर पहली बात तो ये कि जस्टिस सिस्टम ये वाला है नहीं इस्लाम में। अगर हम इस्लामी तालीमात के रेफरेंस दे रहे हैं तो हमें काजी का निज़ाम लाना पड़ेगा, जो निज़ाम काजी उल कज़ात चीफ जस्टिस जो होते थे, जिसका इसमें रेफरेंस भी है। उन्होंने ये बनने की ऑफर मुस्तरद कर दी थी। अब मंसूर ने उनको कहा था कि आप बन जाओ इमाम अबू हनीफा साहब को, हजरत को। तो सर बात यह है कि अगर हम इस्लामी तालीमात के हवाले देंगे तो हमें इस जुडिशियल सिस्टम को यकसर उखाड़ के फेंकना पड़ेगा, जिसके इस्लाम में। अच्छा, लेकिन अब थोड़ा सा मुझे ये बताएं, इसका थोड़ा सा सियासी पहलू भी देखें साथ साथ, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जो असेंबली में शोएब भाई सिलसिला शुरू हुआ है, और बड़ी तेजी से हरीडली जिसको कहते हैं ना, ये सारी चीजें हुई हैं। वहां पे जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल जो है वो पेश किया गया, और फिर उसकी आड़ में
अब देखें कि उन्होंने मोहसिन दावड़ साहब के जरिए वो तरमीम पेश करवा दी जिसमें नवाज शरीफ को अपील का हक मिल गया, और बाकी उनके साथ जो है यूसुफ रज़ा गिलानी है, जहांगीर तरीन और दीगर जो लोग हैं, अब पता नहीं कितने लोग जो हैं उसका फायदा उठा सकते हैं। ये जो इन्होंने किया है, वो कहते हैं ना पंजाबी में कि वखाई सजी तुम्हारी खबी, तो ये जो किया है ये क्यों किया है इन्होंने, और क्यों, ये पहले से प्लान था इस तरह का, और किसी किसी को पता भी नहीं अच्छा चला? सर, ये जो रेट्रोस्पेक्ट स्टेप उससे जारी होना होता है ना, इफेक्ट से ऑर्डर्स, ये एक अजीब कंफ्यूजन होता है। अब जो फैसले जस्टिस इफ्तिखार चोई साहब ने दिए थे, क्या जस्टिस इफ्तिखार चोई साहब को बुलवाया जाएगा इन केसेस में उनके ओपिनियन लेने के लिए? अब जैसे जस्टिस साकिब निसार का रेफरेंस आया, क्या जस्टिस साकिब निसार साहब को बुलाया जाएगा जब उनके 30 के करीब को मोटे केसेस चैलेंज होंगे? तो सर मसला ये है कि ये जो चैलेंजेस का मामला है, ये यकसर जो अपना बिल्कुल फर्क हो जाएगा, और अगर हम बैक इफेक्ट से चीजों को लेना शुरू करेंगे तो ये कोई लॉ की अच्छी परसेप्शन नहीं है। ये अच्छा लॉ का इतलाक नहीं है कि हम उसको मोस्तरबामाजी करते हैं। अगर हम मोस्तरबामाजी करेंगे तो बहुत बड़ा कंफ्यूजन पैदा हो जाएगा, क्योंकि कुछ लोग तो कंफ्यूजन मर भी पैदा हो चुके हैं। जाएगा और पेंडोरास बॉक्स खुल जाएगा, मेरा ख्याल है। सर 330 केसेस का तो रेफरेंस दिया है जस्टिस साहब ने, हाँ। साकिब निसार साहब का। अच्छा, साकिब निसार साहब के फैसले से जहां उन्होंने हरफ तनकीद बनाया इसमें, तो क्या उन्होंने साकिब निसार साहब का मौकफ सुना? अब साकिब निसार साहब का भी तो कोई मौकफ होगा ना, जो उन्होंने फैसले में लिखा। सिर्फ हम एक लाइन में, जिसको वन लाइनर हाँ। रिजेक्शन कहते हैं, वो तो हम नहीं किसी के केस को कर सकते कि जी उन्होंने बहुत छोटे छोटे माइनर इश्यूज पे भी केसेस लिए। हम नहीं कहते कि लेने चाहिए कि नहीं लेने चाहिए, कोर्ट का इंटरनल मामला है। लेकिन पब्लिक में जिसका जा रहा है वो ये है कि जो मैं ये समझाऊं कि जब पिमरा को हरफ तनकीद बनाया और एक 20 नंबरों के केस में पीएमडीसी के जस्टिस फायद ईसा साहब ने ले लिया वो इशू जो उसमें जेर बहस नहीं था, हाँ। तो सर उन्होंने एक्चुअली उस तनकीद की इजाजत दी जो इस वक्त पार्लियामेंट में हो रही है। इस वक्त पार्लियामेंट में बिलावल भुट्टो साहब दबा के तनकीद करें, जो आपने रेफरेंस दिया। इस वक्त मुख्तलिफ जो और भी लोग हैं उन्होंने इतनी खौफनाक तकरारी दी हैं जिन पर लाहौर हाईकोर्ट में भी रिटें होने वाली हैं, और कुछ इस ये सुनेंगे तो हो चुकी होंगी, लेकिन अब वो इरेलीवेंट हो जाएंगी, क्योंकि मुतवक्को चीफ जस्टिस जो बनने वाले हैं सीनियरिटी की बेस पे, और जिनका नाम भी आ रहा है, तो जस्टिस ईसा साहब सॉरी, अगर उन्होंने ये चीज कह दी है तो अब इस पे मुश्किल हो जाएगा। एक्चुअली उन्होंने रास्ता दिया है 20 नंबरों के केस में उन लोगों को जो इस वक्त कौमी असेंबली के अंदर पेंडोरा बॉक्स खोले हुए, मरियम नवाज साहिबा को, जो इस वक्त पेंडोरा बॉक्स के चेयरमैन है। आपने शुरू में एक बात की थी कि ये अचानक क्यों हो रहा है। हाँ। सर ये अचानक नहीं हो रहा। आपको याद होगा आपने ने प्रोग्राम किया था जिसमें मैंने भी ये कहा था कि ये सॉरी मरियम साहिबा तराजू के पलड़ों को बराबर करना चाह रही हैं और फिर इलेक्शन होंगे। तराजू के पलड़े बराबर हो रहे हैं सितंबर अक्टूबर में जाके, और पलटों के बराबर होने के बाद की डेट दी थी उन्होंने। अब ये सारा एक सीक्वेंस चला आ रहा है। पहले अच्छा। 2 जजों ने फैसला दिया मार्च के एंड में, जब समाअत कंटेम्प्ट की होने वाली थी, एंड उस वक्त उन्होंने केस निकाल के कर दिया। अब इस्लाम में तो ऐसा नहीं है। इस्लाम में सिर्फ एक फैसला तब्दील हुआ है अदालती निजाम में, जो मैंने पढ़ा है, एक फैसला तब्दील हुआ है। वो फैसला था जब हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु के ने जस्टिस करने वाले थे, तो जो सजा याफ्ता था उसने आपके मुंह पर थूक दिया। तो आपने कहा कि अब अगर मैंने इसको सजा दी तो लोग कहेंगे कि पर्सनल बेसिस पे दी है। जाती, हाँ। सिर्फ ये फैसला जो इस्लाम में तब्दील हुआ है। अगर हम शरीयत की तरफ जा रहे हैं तो शरीयत कहाँ ऐसे हिमाकतें हाँ, करती नहीं, है कि एक दिन ये तो इस है, तरह। इसमें तो बड़ी दूर की बात है। लेकिन मुझे एक चीज़ बताएं कि ये जो काजी साहब का हम सिलसिला देख रहे हैं, और जिस तरीके से आज आपने देखा होगा कामरान खान जो हैं उन्होंने भी एक ट्वीट किया, और उन्होंने ये जी कहा कि जनाब चीफ जस्टिस साहब जो हैं वो इस्तीफ़ा दे दें। अब मुझे ये बताएं, जी कामरान साहब को आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, और उनका बैकग्राउंड भी आपको पता है। तो ये जो ट्वीट करवाया गया है या लिखवाया गया है, इसका क्या बैकग्राउंड है, और क्यों प्रेशर डाला जा रहा है चीफ जस्टिस साहब के ऊपर कि वो रिजाइन दें, किस वजह से दें? देखिए, जो कौमी असेंबली में सब तकरीरें हो रही हैं उनका लुब्बे लुबाब ये है, जो प्राइम मिनिस्टर ने तकरीर की थी बड़ी लंबी चौड़ी, और तमाम चैनल्स ने वो लाइव टेलीकास्ट की थी, एक आधे के सिवा तमाम चैनल्स ने वो पूरी लाइव की थी। तो उसमें उन्होंने चार्जशीट किया था सुप्रीम कोर्ट को कि हम तो छोटे छोटे मुकदमों में 10-10 साल के लिए, 5-5 साल के लिए अंदर चले जाते हैं, सजा पाते हैं, तो उन लोगों ने कौन सी सजा हासिल की है, उनको कौन सी सजा मिली है। तो एक्चुअली उनका मामला ये है कि वो पेनलाइज करना चाह रहे हैं जो अदालती निजाम है उसमें उनके गलत फैसलों पर। उनका मानना ये है कि जो फैसले गलत हुए, जैसे ये मरियम साहिबा बार बार कह रही है कि पानामा का फैसला गलत था, हमने तो तनख्वाह नहीं ली तो हमें सजा मिल गई। अब एक्चुअली जजों को ये सोचना पड़ेगा कि जब वो किसी को गलत रिलीफ देते हैं,
मैं ये बात दोबारा कहूंगा कि जब जज साहिब किसी को गलत रिलीफ देते, कोई भी, मेरा इशारा इनकी तरफ नहीं है, इन्होंने तो नहीं रिलीफ दिया, तो जिन जजों ने अभी रिलीफ दिया उनको अब ये सोचना पड़ेगा कि जब वो एक वक्त में किसी क्रिमिनल को, जैसे नैब की एहतसाब अदालत में 1600 अरब रुपए की करप्शन 4-6 हफ्तों में माफ हो गई। देखें, हमें रेट में जाना चाहिए। फिर जब एनआरओ के तहत 8,500 लोगों को माफिया मिल गई थी कराची में, और इधर उधर पीपल्स पार्टी के लोगों को, और जब उधर भी माफी का एक सीक्वेंस शुरू हो गया था, वो भी बहुत से केसेस थे जिसमें सुओ मोटो भी एक्शन हुए थे, तो वो भी चैलेंज होंगे जिनमें इनको माफिया मिली। देखिए, हाँ इमरान खान की हुकूमत टूटी जब सुओ मोटो एक्शन हुआ, रात को अदालत खुल गई, वो भी हाँ, चैलेंज होगा। इमरान खान भी जाएंगे कि आपने अदालत क्यों खोली थी रात के 12 बजे। बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल। ये इसमें रिलीफ मिलने के, अच्छा, अब दूसरी चीज ये कि जो जस्टिस का जहन, जो जस्टिस काजी फायलिस है, उन्होंने ये खुद कहा है कि जजिस के अपने जहन होते हैं, और होते भी हैं, और हाँ, सोचने का परसेप्शन, कानून के इतलाक का परसेप्शन हर एक का अपना अपना होता है। ये नहीं है कि नीयत लेकिन नाइंसाफी लेकिन की वो होती है। लेकिन वो ठीक है, वो अपनी जगह पे है, लेकिन सियासी तो नहीं होने चाहिए ना फैसले। हाँ, तो अब यही मैं कह रहा हूँ ना कि जब चीजें एक खास स्पेसिफिक टाइम फ्रेम के साथ हो रही हैं, सबसे पहले हम्म, मरियम साहिबा ने कहा कि हम तराजू को बराबर करेंगे, फिर मरियम साहिबा ने कहा कि तराजू जब बराबर हो जाएगा तो फिर इलेक्शन होंगे। अब हम देखें कि सारी चीजें इन लाइन है, तराजू के बराबर होने के चक्कर में है। तो इसलिए मैं तो ये बिल्कुल सीधे साफ लफ्जों में कहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले जो है वो बिल्कुल जेन्युइन और इंसाफ लोगों को पे नजर आना चाहिए। देखिए, एक होता है कि आपने फैसला क्या दिया, एक हम्म, होता है कि आपने फैसला किस तरह से दिया, लोग क्या कंसीव कर रहे हैं। हम्म, जब दो जजों ने इख्लाफ राय किया, उन्होंने खुद सुप्रीम कोर्ट के हेयरिंग के दौरान वजाहत भी कर दी, फिर दोबारा वजाहत कर दी। हाँ, तो बिल्कुल। सर, जिन जजों को अपने फैसलों की वजाहत करनी पड़ रही है, तो मुझे क्या समझ आएगी? हम्म, मतलब उनको फैसले वो देने चाहिए जो कौम को समझ आए। अच्छा, हमें ये समझ आ रहा है कि ये सारा सर मामला सियासत है, और ये हम्म, सारा सर जो है, जैसे मोहसिन जरावड़ साहब के जरिए से एक रिलीफ दिया जा रहा है, लेकिन ये रिलीफ इमरान खान को भी मिल सकता है। मैं फिर ये कहूंगा कि जो जजिस की जहन इस वक्त बसर इकदार आने वाला है, यानी सितंबर अक्टूबर तक जो छा जाएगा, तो जो अपने आप जो जहन इस वक्त अक्सरियत में, जैसे 4 जज दिए हैं और 2 अब आ गए, तो 6 जजेस जो हैं ये अगर एक जहन के हामिल हैं, हम्म, तो मुझे ये कहने में कोई हर्ज नहीं है कि इन जजेस को भी उनके इमरान खान के केसेस की हेयरिंग नहीं करनी चाहिए। अच्छा, अब हम्म, लोग कल को ये कहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट क्या है, जब हम लिखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया। हाँ, जस्टिस कादी ईसा ने साहब ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो चीफ जस्टिस प्लस दीगर जजेस है। तो क्या हम ये नहीं लिखेंगे कि चीफ जस्टिस प्लस या फलाने जज ने या डिवीजन बेंच ने? जब उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की एक क्लैरिफिकेशन दे दी कि सुप्रीम कोर्ट एक्चुअली है क्या, तो हाँ, उसकी हैयत क्या है, तो हमें फिर ये नहीं लिखना पड़ेगा, हमें लिखना पड़ेगा कि फलाने जज के या फलाने डबल बेंच ने। तो हम्म, अच्छा, फिर जिस तरीके से इंसाफ के लिए अगर फुल कोर्ट चाहिए, तो फुल कोर्ट पे मैं भी मांगूंगा, फुल कोर्ट पे हेयरिंग मांगेंगे। हाँ, अभी हर कोई मैं सर, मांगेगा। क्योंकि हमें काजी फाइद ईसा ने कहा है कि हम फैसलों पर मुस्बत तनकीद कर सकते हैं। जब मैं हाँ, ये फैसले देख रहा था उनकी वेबसाइट पर, तो एक फैसला जस्टिस काजी फाइद ईसा ने इन्हीं दिनों में दिया है, उसमें उन्होंने 5 लाख रुपया फाइन किया है। हम्म, उन्होंने लिखा है कि इसकी कॉस्ट है, ये गलत आ गया है, वो कोई केस था प्रॉपर्टी का, तो आदमी ने गलत केस किया है, तो कॉस्ट के तहत हम रिजेक्ट करें और हम स्पेशली उसको 5 लाख रुपया फाइन कराएं। हम्म, अब जस्टिस कादी फायदी साहब को मेरे जैसे एक नामुज किस्म के आदमी के लिए बताना चाहिए था कि वो कौन से लॉ के तहत इसको फाइन कर रहे हैं, स्पेशल साइन फाइन। कर रहे हैं, हाँ, बिल्कुल। मतलब मैंने तो लॉ में नहीं पढ़ी, फिर इसी फैसले में ये कहा कि सुओ मोटो का कॉन्स्टिट्यूशन में जिक्र नहीं है। हम्म, माजरत के साथ के सुओ मोटो का तो अपना, सॉरी, कॉन्स्टिट्यूशन में तो सीआरपीसी का भी जिक्र नहीं है, 1861 हाँ, एक्ट का भी जिक्र नहीं है, फिर वो ये भी भी नहीं है, मनसूख कर हाँ, दो। हाँ, ये सही मनसूख बात। कर दिए जाए फिर, क्योंकि इनका जिक्र ही नहीं और है वैसे वैसे कॉन्स्टिट्यूशन में। बाय द वे शोएब भाई, ये जो सुओ मोटो का राइट है, ये जो चीफ जस्टिस साहब को जो मिला हुआ है, बल्कि मुझे याद है 2021 में 5 मेंबर बेंच ने इसके ऊपर फैसला दिया हुआ है कि ये चीफ जस्टिस का हक है, और ये उनका राइट है कि वो सुओ मोटो ले सकते हैं। तो फिर इनको क्या मसला क्या है? इनको सर यही मसला है ना, देखें, यही तो एक कंफ्यूजन पैदा हो गया जिसका मैंने शुरू में कहा कि इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज एन एक्सक्यूज। अच्छा, अब 3 मेंबर जजेस जो है वो 5 रुकनी बेंच के फैसले को निगेट ही कर रहे हैं ना, निगेट कर रहे हैं कि नहीं नहीं, इनको नहीं लेना चाहिए। अच्छा, हाँ, अब दूसरा ये कि ये चूंकि अकलियती बेंच का फैसला है, तो ये फैसला एक्चुअली इनवैलिड हो गया मेरी नजर में, और क्योंकि सुपीरियर 5 मेंबर
बेंच जो है वो ज्यादा सुपीरियर। एक्चुअली तो जो कॉन्स्टिट्यूशन जो आइन कहते हैं उसके तहत तो एक रुकनी बेंच का फैसला भी वैलिड है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जज है। हाँ, लेकिन बिल्कुल। अब ये शहबाज शरीफ और उनकी जो रिश्तेदार हैं मरियम साहिबा और उनके जो भाई हैं नवाज शरीफ साहब, इसकी पूरी लॉबी ने ये कंफ्यूजन पैदा कर दिया कि सिंगल जज बेंच डबल बेंच जो है उनकी कोई अथॉरिटी नहीं है, वो गलत फैसला भी हुँ, कर सकते हैं। हुँ, और उन्होंने ये चीज ये कौम के जहन में बिठा दी कि फुल कोर्ट बैठेगी तो फैसला होगा। अब हाँ, देखें हर आदमी ये कहने का राइट रखता है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो फुल कोर्ट है तो फुल कोर्ट बैठे। तो सर ये एक्चुअली जो सियासी नोयत के फैसले हो रहे हैं हुँ। वो खुद कह रहे हैं कि हमें सियासत में नहीं पढ़ना चाहिए, फिर सियासी नोयत के बयान भी उसमें तैनात फैसलों भी में आ जो रहे हैं ऑब्जर्वेशन है वो और मौजूद है। ख़ास तौर पे जिस तरह कि हमने देखा जस्टिस मंदो खेल साहब का जो 2 दिन का हमने कॉन्डक्ट देखा पिछले 2 दिन में और जिस तरीके से उन्होंने पहले कहा कि जी हमारा अंदरूनी मामला है, अगले दिन फिर उन्होंने यू टर्न लिया और फिर उन्होंने बिल्कुल ही डिफरेंट बात कही। तो ये जो सूरत-ए-हाल है, इसके बाद तो अब लोगों का ये कहना बजाय है कि क्या हम वाक़ईतन जुडिशियल कू की तरफ बढ़ रहे हैं और ख़ास तौर पे जो 97 का जो डेजा वू जिस तरह हम कहते हैं कि वो हम रिपीट होता हुआ देखेंगे, वो जो पहले हुआ था, इन्होंने जो पहले भी किया था जस्टिस सज्जाद अली शाह साहब के मामले में। जी हाँ, बिल्कुल देखें सजाद अली शाह के ज़माने में जो रफ़ीक तारड़ साहब और जस्टिस अजमल मियाँ साहब ने किया, तो उनका नाम इर्तिज़ाज़ हसन साहब यही कहते हैं ना कि सजाद अली शाह का नाम तारीख में मुस्बत ज़िंदा है और बाकी जो इस किस्म के जज थे उनका मनफ़ी ज़िंदा है। अब हम हुँ, कहते हैं कि फुल कोर्ट सही फैसला दे सकती है, बड़ी ज बेंच जो है तो जस्टिस अनवार उल हक जो है, उनका तो बड़ा बेंच था जिन्होंने भुट्टो की फांसी की हुँ, तौसीक की। मौलवी मुश्ताक हुसैन का बड़ा बेंच था जिन्होंने भुट्टो को फांसी की सज़ा सुनाई। तो बड़े बेंच के फैसलों पर भी इतराज हो सकते हैं और छोटे बेंच के फैसलों पर भी इतराज हो सकते हैं। फुल हुँ, कोर्ट के फैसलों पर भी इतराज हो सकते हैं, जैसे जुडिशियल काउंसिल जो उसके फैसलों पर भी लोग तनकीद तो करते रहते हैं कि उसने सही नहीं किया या उसकी हेयरिंग सही नहीं हुई। तो इस वक़्त ये जो मुझे नज़र आ रहा है ये जजेस को इनकी नीयत ये है जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने कौमी असेंबली में इरशाद फरमाया है, वो हुँ, कुछ जजेस को उनके फैसलों की बुनियाद पर ट्रायल करने की है। अच्छा। कुछ जैसे उन्होंने उसमें भी ये कहा कि जिन जजेस का नाम आया है ऑडियो में उनकी इंक्वायरी कराई जाए। हुँ, लेकिन अभी वो इंक्वायरी कराने की पोजीशन में नहीं है क्योंकि इसे चीफ जस्टिस ने ये एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर थे वो चीफ जस्टिस के पास है। तो हाँ, अभी उनका हाथ नहीं पड़ता कि इंक्वायरी करवाएं। लेकिन मेरा ख्याल ये कि जो जुडिशियल कू पिछले जुडिशियल कू से इसलिए ज्यादा खतरनाक और दूरस्थ नतायज का हामिल होगा कि पिछले जुडिशियल कू जो है वो तो थम गया था जब एक आदमी चला गया। सजाद हाँ, अली हाँ, शाह की अलर्जी के बाद एक आदमी चला गया। अच्छा ये जो चीजें उभर रही हैं और जुडिशियल एक्टिविज्म अंदर से उन फैसलों के बेस पे हो रहा है जो उनके पास गए भी नहीं। जैसे काजी हुँ, फायज ईसा साहब जस्टिस जो हैं उनके पास फैसला के लिए नहीं कोई अपील की थी कि आपने सुओ मोटो की हेयरिंग करनी है। उन्होंने हुँ, ना सुओ मोटो की हेयरिंग करके और उसको अच्छा अगर उनका जहन नहीं बन रहा था तो पेरेंट फाइल वापस कर देते। हाँ, उन्होंने हाँ, हियरिंग करके कल ही फाइल क्यों वापस की कि जनाब ये मैं रिजेक्ट करता हूँ और उसमें 2-3 मैटर उन्होंने दूसरे भी डाल दिए जिसमें पैमरा का मैटर भी आ गया, हुँ, जिसमें इस्लामी तालीमात का जिक्र भी हो गया, साकिब निसार साहब भी उसमें घुस गए। और मुझे तो अफसोस होता है कि उसमें सिर्फ एक जगह जस्टिस लिखा है चीफ जस्टिस साकिब निसार, बाकी हर जगह निसार निसार लिखा हुआ है। अब वो पता नहीं कौन हुँ, सा निसार है। वो निसार हाँ। उद्दीन एक निसार खोकर साहब हैं हमारे हल्के से यूनियन नाजिम है, कहीं वो ना हो। तो मतलब अच्छा, अब अच्छा, ये अच्छा नहीं मुझे पता। लेकिन मुझे सिर्फ़ ये बताएँ थोड़ा-सा टाइम हमारे पास कम है, इसमें मैं चाहता हूँ कि थोड़ा-सा वाइंड अप करें इन चीज़ों को। सोहेल जी भाई ये जी जी जो अब हम सूरत-हाल देख रहे हैं, ज जुडिशियल कू आपने कहा कि हो सकता है और पिछले से खतरनाक हो सकता है। और अगर ये होता है, तो फिर हमें क्या हम ये देखेंगे कि चीफ जस्टिस साहब को माइनस किया जाएगा और फिर कोई जस्टिस अजमल मियाँ साहब भी आएँगे, कुछ इस तरह का भी मामला आपको लग रहा है? जी हाँ बिल्कुल। माइनस का मामला चल रहा है। प्राइम मिनिस्टर की हुँ, तकरीर इस चीज की गवाह है और वो ट्रायल करना चाह रहे हैं जजेस को। इंक्लूडिंग द सीजे। जी इंक्लूडिंग सीजे और जिनका ऑडियो में नाम है। अच्छा, इसलिए तो ये ज्यादा खतरनाक है। ये तो बहुत ही खतरनाक होगा और इसमें फिर जो इसका मतलब है कि ये पूरे का पूरा जो हमारा सेटअप है, जो जुडिशियल सेटअप है, ये खुदा ना खास्ता टूट-फूट का शिकार हो जाएगा और फिर वो ये कॉम्प्रोमाइज़्ड हो जाएगा। इंसाफ कहाँ बिल्कुल सर जाएगा? देखें लोगों को अदालत ये नहीं बता रही कि फैसले कितने हैं, जैसे मुझे तो 3 फैसले नजर आ रहे हैं। हुँ, अच्छा हुँ, अब इससे ये होगा कि लोग सिंगल बेंच के फैसलों पर देखें, मुझे तो एतमाद उठ गया कि जो सिंगल बेंच क्या कर रहे हैं। हुँ, और फिर जस्टिस फाइज ईसा साहब ने कह दिया जी फुल कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जो है वो तो तमाम जजेस प्लस चीफ जस्टिस है, तो मैं कहूँगा जी हुँ, यही सुप्रीम कोर्ट समाप्त करे यानी तमाम जजेस प्लस सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस। हाँ, तो इससे एक
क्योस पैदा हो गया और सिंगल बेंच के फैसलों पर इत्मीनान जो है ना वो लोगों का कमजोर पड़ जाएगा। ये खुद प्राइम मिनिस्टर ने ये रवायत डाली और मरियम साहिबा इसकी चेयरमैन है, चेयरपर्सन है, जिन्होंने इत्मीनान का जो एक माहौल था वो खत्म कर दिया सुप्रीम कोर्ट पे। तो ये बहुत ही बुरा है मुल्क के अदालती निजाम के लिए। तो नवाज शरीफ साहब की वापसी के लिए इसका मतलब है कि पूरे के पूरे अदालती निजाम को दांव पे लगाया जा रहा है। दांव पे नहीं लगाया जा रहा, उसको तबाह बुलडोज बर्बाद किया कर जा रहा दिया, है। जी, बुलडोज कर बुलडोज दिया। किया जा रहा है। तो और देखें ना सुहेब भाई क्या इंप्रेशन है इस वक्त दुनिया में हमारी सुप्रीम कोर्ट का और खुद पाकिस्तान में हमारी सुप्रीम कोर्ट का। इंप्रेशन की बात हो रही है ना, जैसे कहते हैं कि इंसाफ होता हुआ नजर आए। अब उसमें कानून तो नहीं है ना कि इंसाफ नजर आए, दिखाई तो नहीं देता। अब इसी तरह ये भी दिखाई नहीं दे रहा कि सुप्रीम कोर्ट का इंप्रेशन क्या है, लेकिन जो इंप्रेशन है वो लोगों के जहनों में तासुर बन चुका हुआ है। तो सुप्रीम कोर्ट को उसका खुद इजाला करना चाहिए। तो लेकिन सोसाइटी लेकिन में इसमें इसमें देखें ना, सोसाइटी का आपने अभी नाम जिक्र ही किया है। मुझे बताएं कि हमारी सोसाइटी क्या कर रही है। हमारे जो वकला हैं वो सिर्फ वही तकारीर की हद तक, तो उनको मैंने देखा कि कल वकला कन्वेंशन भी हुआ, सब कुछ हुआ, लेकिन क्या प्रैक्टिकली कोई मूवमेंट जिस तरह पहले चली थी इफ्तिखार चौधरी साहब के ज़माने में? क्योंकि देखें ये पूरी की पूरी सोसाइटी के स्टेक्स है ना इसके ऊपर, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर। अगर सुप्रीम कोर्ट इस तरह खुदा न खास्ता फ्रैक्चर हो जाती है और टूट फूट का शिकार हो जाती है, और जिस तरह आपके अल्फाज में बुलडोज हो जाती है, तो फिर तो पाकिस्तान में इंसाफ का निजाम जो है वो खत्म हो जाएगा। देखिए सर, नवाज शरीफ ने पिछले दौर में प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट बनाया जिसका मेन मकसद ये था कि वो लोगों को जिनके पास नहीं है अपना वकील, उनको वकील फराम करेगा। लेकिन फिर पता नहीं इस इदारे ने अपनी कौन सी हिकमत अमली इख्तियार के लिए किधर चला गया। अब जिस बिल पेश करने से पहले लॉ मिनिस्टर साहब ने कौमी असेंबली में ऐलान किया कि गरीब को इंसाफ देने के लिए जिसके पास वकील के पैसे नहीं होंगे हम उसको वकील देंगे। मतलब समझ रहे हैं ना कि नौकरियों का एक नया एक ठीक ठाक किस्म का माहौल बनने वाला है और इश्तिहार आने वाले हैं कि हमें वकील दरकार हैं। तो जाहिर है वकील फिर क्यों बोलेंगे। तो मीडिया भी नहीं बोलेगा फिर तो। मीडिया के लिए तो इमरान खान के दौर में इश्तिहार जो थे ना वो ना होने के बराबर थे। अब इश्तिहारों का इतवार बाजार जो है ना वो खुला हुआ है। अभी एक चैनल ने अपने जो इश्तिहारों के रेट थे वो दुगने कर दिए हैं, मतलब दुगने किए ताकि उनका ख्याल है कि इकोनॉमी में पैसा बहुत ज्यादा है। तो सर मतलब ये है कि इश्तिहार के रेट दुगने करने से इश्तिहारों का जो वॉल्यूम है और उनकी जो अपना फ्रीक्वेंसी वो कम नहीं हुई। तो इट मीन्स के नोट तो दुगने हो जाएंगे लेकिन सैलरियां वहीं खड़ी रहेंगी। बाकी अभी तो एक्सेप्टेड इशू है। कहने का मतलब ये है कि मीडिया जो है ना वो तो खुद बिजनेस है ना। लोग कहते हैं कि बिजनेस है, तो मीडिया तो बिजनेस है जो इमरान के आते ही खत्म हो जाएगा। इसलिए मीडिया तो, और आधा मीडिया तो पंजाब हुकूमत में है। देखिए ना, सारा मेन स्ट्रीम मीडिया इस वक्त पंजाब हुकूमत में, सारा मेन स्ट्रीम मीडिया इस वक्त पंजाब हुकूमत में। कुछ बराह रास्त हैं और कुछ पसे पर्दा हैं। इस वक्त जो पंजाब की हुकूमत है वो एक बहुत सीनियर एंकर हैं, वो बहुत बड़े अच्छे गहरे दोस्त हैं सीएम साहब के, और वही बहुत से अपना मशवरों में शरीक हैं, और एक दो वजीर उनके मशवरे से भी आए हैं। तो पंजाब काबीना में जो कुछ तो बराह रास्त शरीक है एंकर, कुछ पसे पर्दा है। तो इस वक्त एंजॉय कर रहे हैं लोग, इसलिए थाना कल्चर जो है वो रवाज पाएगा। तो बेसिकली ये है कि आखिर में मकसद ये है कि इलेक्शन ना हो, नवाज शरीफ वापस आ जाएं और सुंजियां हो जान गलियां ते विच मिर्जा यार फिरे। मिर्जा यार फिरे नहीं, मिर्जा यार दंदनाए। देखें किसी चैनल ने वो सूरत नहीं दिखाई जो कसूर भी हुई और लोगों ने इफ्तारी का सामान पहले लूट लिया। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैंने देखा। किसी ने नहीं सुना दिखाई, सिर्फ व्हाट्सएप ग्रुपों में 12 लोग आटे में मर चुके हैं, कोई चैनल बोल नहीं रहा। ये क्राइम या क्राइसिस अगर इमरान के दौर में आया तो इस वक्त हेडलाइनें होती कि 12 लोग मर गए, कई जगहों पे छतें गिरने से लोग जख्मी हो गए। अब जब आटा देने का क्रेडिट आप ले रहे हैं तो आटे के हुसूल में जो लोग मर रहे हैं उनका डिस्क्रेडिट भी आप हैं। और जैसे हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया था कि अगर एक कुत्ता भी प्यासा मर गया दरिया फरात के किनारे तो अल्लाह ताला मुझसे पूछेगा। 12 इंसान मर चुके हैं, हो सकता है आदाद शुमार में थोड़ा सा फर्क हो, कोई आदमी 2 दफा काउंट हो गया हो तो हम इसमें की कमी कर लें। लेकिन एक औरत को हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था कि मुझे एक अच्छी माँ दे दो, मैं तुम्हें एक अच्छा माशरा दे दूंगा। एक अच्छी माँ मर गई जो आटा लेने गई थी बच्चों के लिए, तो वो मर गई, तो एक पूरा माशरा मर गया। तो मतलब हुकूमत को अगर कोई बेहिसी का एक आलम तारी है तो ये मतलब सलाह है कि हमारे ऊपर ऐसे कुरान मुसल्लत हो गए। बड़ी अफसोसनाक सूरत है सुहेब भाई। इंशाल्लाह सी यू नेक्स्ट टाइम। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम जी। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।